हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। क्लास आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, आगे हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हमने जाना था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब जाना था, जिसमें हमने देखा था अगर हम जीवों की बात करें, ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो उसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमने जो वर्ड्स की मीनिंग जानी थी। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि कोई भी प्लांट है उसका जो विकास है उसे हम किसी एक पैरामीटर से क्यों नहीं माप सकते हैं। हमने कहा था कि अगर हम विकास या वृद्धि की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं, यानी कि हाइट वहाँ पे बढ़ रहा है, वेट वहाँ पे बढ़ रहा है, सेल यानी कि कोशिका का नंबर वहाँ पे बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से किसी एक पैरामीटर से हम ये नहीं बता सकते हैं कि किसी प्लांट में कितनी वृद्धि या कितना विकास यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, और आज जो हमारे पास क्वेश्चन आया है यहाँ पे हमसे पूछा गया है लिस्ट 5 मेन ग्रुप ऑफ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमें बताने हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, यानी कि प्लांट में जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होंगे, जो प्लांट की ग्रोथ को करा रहे हैं, उनके हमें नाम बताना है। और हमें बताया भी गया है कि कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं, क्योंकि 5 जब हमने ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ा था या ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था 5 प्रकार के हार्मोन्स हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है राइट नोट ऑन डिस्कवरी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ एनी वन ऑफ देम। देखिए सबसे पहले हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं या फिर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, 5 ग्रोथ हार्मोन्स के हमें नाम बताने हैं, और उनमें से किसी एक हार्मोन की हमें बताने की डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, एग्रीकल्चर में उसका क्या रोल है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आया। हमने पढ़ा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, यानी कि केमिकल्स होते हैं। अब आपको पता चल गया कि अगर आप यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि वो क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट यानी कि पौधे के ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए यानी कि वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। द 5 मेन ग्रुप्स ऑफ अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर एज फॉलोज। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम शॉर्ट में पीजीआर भी लिखते हैं। पी इंडिकेट करता है प्लांट को, जी इंडिकेट करता है ग्रोथ को, और आर इंडिकेट करता है रेगुलेटर्स को, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कहीं पे शॉर्ट फॉर्म आ जाती है तो आपको याद होना चाहिए कि किसी अगर शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला हमारे पास आता है ऑक्सीन, सेकेंड हमारे पास आता है जिबरलिन, थर्ड आता है साइटोकाइनिन, और लास्ट है एब्सिसिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे, हमने कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स देखे थे। जब हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था तो हर एक को हमने डिटेल में देखा था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिर्फ एक ही हमें क्या बतानी है, डिस्कवरी बतानी है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन बताना है, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन बतानी है। लेकिन जब चैप्टर हमने पढ़ा था हर एक का हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, जिबरलिन की बात करें, सब चीज़ को हमने देखा था, डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसके फंक्शन क्या हैं, और हॉर्टिकल्चर में इसके क्या क्या रोल हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए।
चलिए, तो यहाँ पे ये पहला हमारे पास आता है ऑक्सिन, सेकंड है जिबरलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन, फोर है एब्सिसिक एसिड, और पांचवा हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो आएगा इथाइलिन। चलिए, अब सबसे पहले हमारा ये जो पहला क्वेश्चन का हमारा जो पहला पोर्शन है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आएंगे सेकंड पोर्शन पे कि सेकंड पोर्शन यहाँ पे क्या कहता है। तो सेकंड पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक ये जो यहाँ पे हार्मोन है उसकी क्या क्या फंक्शन है। वैसे अगर हमने जब फंक्शन की बात की थी बहुत सारे फंक्शन हमने देखे थे, अभी हम क्या करेंगे जो मेन फंक्शन है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर ऑक्सिन की बात करें तो ये क्या करता है, सेल ग्रोथ को डेवलप करता है। सेल ग्रोथ को क्या बताया था आपको, सेल ग्रोथ कैसे होगी, हमने कहा कि जो एक सेल है सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। ये बात हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होगा, ये हमारी सेल है और यहाँ अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब एक सेल में जो साइटोप्लाज्म है जो उसका नॉर्मल अमाउंट है उससे अधिक वहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म बहुत अधिक बढ़ जाएगा और इस प्रकार से एक सेल से दो सेल यहाँ पे बन जाएंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या कहेंगे, ये क्या प्रमोट करता है, सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये बात है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सिन है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर सेल ग्रोथ हो रही है और सेल ग्रोथ ऑक्सिन की वजह से हो रही है तो सेल ग्रोथ कहाँ पे होती है, जहाँ पे जो डेवलपिंग एरिया होते हैं किसी भी प्लांट का, जो डेवलपिंग एरिया है वहाँ पे क्या पाया जाएगा, ऑक्सिन पाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे जो टिप ऑफ प्लांट है कहाँ पे पाया जाता है, चलिए, तो हमने कहा कि जो प्लांट की जब वृद्धि होगी तो ऊपर की ओर होती है, इसका मतलब कि जो ऑक्सिन है वो शूट में अधिकांशतः पाया जाएगा। अब सेकंड बात हमारे पास आता है, सेकंड जिबरलिन। तो जिबरलिन की अगर हम बात करें तो जिबरलिन का क्या कार्य होता है, यहाँ पे ये सीड में डॉर्मेंसी को तोड़ता है। क्या करेगा ये, इसका कार्य है, सीड और बर्ड्स में डॉर्मेंसी को तोड़ेगा। तीसरा हमने कहा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सिसिक एसिड और इसका भी सेम वही काम है। ये क्या करता है, डोमेंसी को तोड़ता है सीड में, प्लस ये क्या करता है, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। और लास्ट जो हमारे पास आता है एथाइलिन, ये क्या करता है, फ्रूट रिपनिंग को प्रमोट करता है। चलिए, तो वैसे तो हमने बहुत सारे फंक्शन देखे हैं यहाँ पे जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास एक एक नंबर में आ गया कि ऑक्सिन का कार्य बताइए, जिबरलिन का कार्य बताइए, साइटोकाइनिन का कार्य बताइए, तो आप एक एक फंक्शन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, इनमें से किसी एक का हमें क्या बताना है, डिस्कवरी और उसके फंक्शन बताने हैं।
तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमसे ये सेम चीज़ जो हमने कर ली है वो पूछा गया है कि प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 मुख्य समूहों की सूची बनाइए। इनमें से किसी एक की खोज, शारीरिक कार्य, कृषि, बागवानी अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखी। तो हमने क्या कहा था, पादप वृद्धि नियामक अंतर कोशिकीय आंतरिक कारक रासायनिक पदार्थ हैं। यानी कि अब रासायनिक पदार्थ से क्या मतलब हुआ, अगर ये हार्मोन्स हैं, हमने कहा जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है। लेकिन ये जो रासायनिक पदार्थ हैं ये प्लांट के अंदर ही हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये प्लांट के अंदर ही सिक्रीट हो रहे हैं, यानी कि स्रावित हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामक यानी कि पीजीआर के 5 मुख्य समूह इस प्रकार हैं। पहला है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। अब नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि किसी एक जो हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर का हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर देना था, तो हमने लिया है जिबरलिन को। अब जान लेते हैं जिबरलिन के बारे में। सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो जिबरलिन की खोज है वो किस प्रकार से हुई है। हमने कहा सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड एज G1, GA1, GA2, GA3। यानी कि अलग अलग जो जिबरलिन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही हार्मोन होगा, अलग अलग उसकी फॉर्म होगी और उसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जिबरलिक एसिड और GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिबरलिन्स टू बी डिस्कवर्ड, दे आर ऑल एसिडिक। देखिए आपको हर एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने हर एक ग्रोथ रेगुलेटर था उसके बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। डिनोट किससे कर रहे हैं, क्योंकि जिबरलिन्स है तो जिबरलिन के बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे होंगी, यानी सिर्फ एक जिबरलिन नहीं होगा, बहुत सारे जिबरलिन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आया है, GA1, GA2, GA3। अब हमें बताया जा रहा है कि जो जिबरलिक एसिड है या फिर GA3 है वो सबसे पहला जिबरलिन था जिसे डिस्कवर किया गया है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग से आपको बताया जा रहा है कि GA3 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इनमें से। तो ऐसा नहीं है कि आप ये देखेंगे कि GA1 में 1 वहाँ पे है तो इसका मतलब 1 पहले डिस्कवर हुआ है। कौन सा डिस्कवर हुआ है, GA3 डिस्कवर हुआ है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी की जो जिबरलिन है वो एसिडिक है नेचर में, यानी कि अम्लीय गुण पाया जा रहा है यहाँ पे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमने कहा देयर आर मोर देन 100 जिबरलिन्स reported from a widely different entities such as fungi and other higher plants। तो देखिए यहाँ पे 100 से ज़्यादा जिबरलिन्स पाए जाते हैं, अलग अलग जो यहाँ पे क्रिएचर्स हैं, जैसे कि हमने कहा फंजाई जो हम कवक कहते हैं, और जो हायर प्लांट होते हैं, इनमें क्या है 100 से ज़्यादा यानी कि 100 से ज़्यादा जिबरलिन है। अभी हम बात कर रहे थे कि जिबरलिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, अब हमारे पास ये आ गया है, एक नंबर आ गया है कि 100 से ज़्यादा जिबरलिन्स होते हैं। अब अगर हम इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखें तो क्या इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे, हमने कहा जिबरलिन्स प्रोड्यूस्ड अ वाइड रेंज ऑफ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्लांट। बहुत सारे क्या रिस्पॉन्स को शो करता है, बहुत सारे कार्य करता है प्लांट में। कौन कौन से होता है, हमने कहा दे कैन कॉज एन इंक्रीज इन अ लेंथ ऑफ द ग्रेप्स स्टॉक एज दे आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एग्जिस। देखिए क्या कर रहा है ये, हमने ग्रेप्स में कुछ इस प्रकार का देखा है, ये है इस प्रकार का गुच्छा हमने देखा है। तो जिबरलिन क्या करता है, यहाँ पे जो ग्रेप्स होते हैं उसके स्टॉक को इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है। अब बड़ाई करने से क्या होगा, जितना बड़ा स्टॉक होगा उतनी ज़्यादा अंगूर उस पर लगेंगे, यानी कि उत्पादन बढ़ रहा है। अब अगर इसका स्टॉक छोटा सा है यहाँ पे इस प्रकार से, अंगूर कैसे होंगे, छोटे से, कम लगेंगे यहाँ पे। और अगर स्टॉक बड़ा होगा तो ज़्यादा अंगूर यहाँ पे लगेंगे। इसका मतलब क्या कर रहा है जिबरलिन, जो ग्रेप्स है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, यानी कि अंगूर की का जो उत्पादन है उसे बढ़ा रहा है। पहली बात ये हुई है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, दे कॉज फ्रूट सच एज एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव देयर शेप। अब एप्पल को क्या करता है, ये इलोंगेट करता है और एप्पल की शेप को क्या इम्प्रूव करता है। जो हम एप्पल की शेप को देख रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिबरलिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमने देखा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ अ सेंसेशंस। तो यहाँ पे क्या करता है ये, जैसे कि कोई पौधा है उस पर कोई फ्रूट लगा है, कोई फल लगा है,
तो या वो क्या करेगा, फूल जो फल है उसके पकने की जो प्रक्रिया है उसे डिले करेगा। उससे क्या होगा कि जो फल है वो अधिक समय तक पेड़ों पे रह सकते हैं। तो ये किसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन थे, जिबरलिन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। अब हम देखेंगे कि जो जिबरलिन है उसके एग्रीकल्चर में क्या क्या फंक्शन है। चलिए, तो हमने सबसे पहला फंक्शन हमने कहा, एज द सेंसेशंस प्रोसेस इज डिलेड द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर अ लॉन्गर इन ऑर्डर टू एग्जिटेट द मार्केट पीरियड। हमने कहा था कि क्योंकि जो जिबरलिन है वो क्या कर रहा है, जो मैचुरेशन है प्लांट में, जो परिपक्वता आ रही है उसे डिले कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब अगर वो डिले हो जाता है तो जो फ्रूट हैं वो देर तक पेड़ों पे रह सकते हैं। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर सारे फ्रूट एक ही बार में पक जाते हैं तो एक ही बार में उन्हें मार्केट में लाना पड़ेगा, और ऐसा संभव नहीं है कि एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पीरियड में वो सारे फ्रूट, वो सारे फल उनका उपयोग हो जाए। तो क्या हो सकता है कि हम थोड़े थोड़े करके अगर मार्केट में लाएं तो उसके लिए क्या चाहिए होगा कि जो फ्रूट है, जो फल है वो देर तक यहाँ पे पेड़ों पे रह सकें। पहला तो ये हो गया है। नेक्स्ट हमने कहा, in a brewing industry, gibberellic acid or Ga3 is used to speed up the melting process। अब यहाँ पे जो जिबरलिक एसिड है वो किस में यूज हो रहा है, माल्टिंग प्रोसेस में हो रहा है। तो माल्टिंग प्रोसेस में कौन सा जिबरलिन होगा, Ga3 का यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट हमने कहा, एज शुगर कैन स्टोर अ कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर इन देयर स्टेम। अब ये बता रहा है कि जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, वो अपने स्टेम में क्या कंटेन करता है, अपने जो उनका जो स्टेम होता है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। ये बात हम सबको पता है, इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट अगर वहाँ पे होता है, इसीलिए गन्ने का जो जूस है वो मीठा होता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा स्प्रेइंग द शुगर केन क्रॉप विद जिबरलिन्स कॉज द लेंथ ऑफ द स्टेम टू इंक्रीज, hence causing an increase in the yield by as much as 20 tons per acre। अब देखिए, सेम वही बात हो रही है जो ग्रेप्स की हमने बात की थी। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो शुगर केन था उसके स्टेम से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है। देखिए, हमने पोषक तत्वों की बात की है, अलग अलग पोषक तत्व हमारे पास होते हैं, उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। तो हर एक पोषक तत्व का, हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन है। जिस प्रकार हमने कहा, एक संतुलित भोजन में, एक ही प्रकार के भोजन में सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार से एक ही पोषक तत्व सारे कार्य नहीं करता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है। तो आपको याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना, यानी कि ऊर्जा देना। क्लास 6 से हम ये क्वेश्चन पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमने कहा कि जो गन्ना है, गन्ने के स्टेम से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। अगर हम वहाँ पे जिबरलिन का छिड़काव कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जो गन्ना है उसके की तने की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब तने की लंबाई बढ़ रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें ज़्यादा वहाँ पे क्या, ज़्यादा गन्ने का जूस या फिर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आपको फ्रूट के नाम याद रखने हैं। हमने ग्रेप्स पढ़े थे, ग्रेप्स में भी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। हमने एप्पल में क्या पढ़ा था, एप्पल का जो शेप है वो शेप किसकी वजह से आ रहा है, जिबरलिन की वजह से आ रहा है। और हमने यहाँ पे पढ़ा शुगर केन में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब जब आप ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल वहाँ पे आएंगे फ्रूट्स के। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमने कहा, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ जुवेनाइल कन्फर्स कैन बी has stated by a spraying with a gas resulting in a early seed production। तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीड का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जल्दी हो सकता है जब हमने क्या किया, यहाँ पे जिबरेलिन का छिड़काव किया। और लास्ट हमने कहा इट ऑल्सो प्रमोट द प्रोसेस ऑफ अ बोल्टिंग बीट रूट, कैबेज एक्सेट्रा। Bolting is the internode elongation observed just before the flowering process। तो ये चीज़ें हमने करी है। इन शॉर्ट हमने क्या कहा कि जो यहाँ पे जिबरेलिन है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे। तो आपको ध्यान जो जिबरेलिन में है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि डिनोट कैसे करते हैं। सेकंड आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो जिबरेलिन है वो कैसे वो कौन सा है जो डिस्कवर किया गया था। आपको इसका नेचर याद रखना है, एसिडिक है या बेसिक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये जो चीज़ है ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कि बहुत सारे जो जिबरेलिन्स हैं वो खोजे गए हैं। अब अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, ग्रेप्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एप्पल को ध्यान रखना है कि इसके शेप को क्या करता है, इसके शेप को मेंटेन करता है। यहाँ पे अगर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में हम देखें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो आपको ध्यान, जैसे कि यहाँ पे माल्टिंग प्रोसेस में GA3 को यूज़ किया जा रहा है, पहला ये है। सेकंड ये है कि जो शुगर केन है उसका जो स्टेम है उसका इलांगेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लास्ट देखें तो हमने क्या कहा, बीट रूट और कैबेज, बीट रूट और कैबेज का यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो इंटरनोड है वो इंटरनोड इलांगेशन हो रहा है। सिंपल वही है, इंटरनोड इलांगेशन होगा तो जो भी उत्पाद हमें मिल रहा है वो अधिक मात्रा में हमें मिलेगा। ये जो चीज़ें जो अंडरलाइन की गई हैं वो आपको याद रखनी है इसमें से। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, What do you understand by photoperiodism and vernalization? Describe their significance। यानी कि दीप्तिकालिता और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व का वर्णन कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फोटोपीरियोडिज्म की। तो क्या होता है फोटोपीरियोडिज्म? हमने कहा फोटोपीरियोडिज्म कैन बी टर्म एज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू पीरियड्स ऑफ अ डे एंड नाइट। यानी कि आपने देखा होगा कि प्लांट क्या करता है, दिन और रात के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। तो दिन और रात से क्या मतलब है हमारा, हमारा मतलब है कि सनलाइट के प्रति, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के प्रति जो भी प्लांट अपना रिस्पॉन्स दे रहा है उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, फोटो पीरियोडिज्म कह रहे हैं। अगर हम इस वर्ड को तोड़ के देखें तो दो शब्दों से मिलके बना है, फोटो प्लस पीरियड। यानी कि लाइट का पीरियड, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जो अवधि है उसके प्रति प्लांट का जो रिस्पॉन्स है उसे हम क्या कहेंगे, फोटो पीरियोडिज्म कहेंगे। अब हमने पढ़ा था, हमने कहा था दो प्रकार के प्लांट होते हैं। हमने कहा इस प्रकार से साइकिल चल रही है, तो ये हमने कहा डे प्लांट, और ये हमने कहा नाइट प्लांट, नाइट प्लांट। और ये जो स्थिति आती है ये बीच की स्थिति है। यानी कि डे प्लांट कौन होंगे, डे प्लांट वो होंगे कि जो कि डे टाइम में ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो डे प्लांट हैं उन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता है, उन्हें अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है और उसी में वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हमने इसके बेसिस पे एग्जाम्पल भी देखे थे प्लांट के, जो कि आपको याद करने। तो नेक्स्ट हमने कहा नाइट जो प्लांट होते हैं,
सिंपल से इसका जस्ट उल्टा है कि वो प्लांट की जो कि रात के टाइम पे ग्रो करते हैं। इसका क्या मतलब है कि इन्हें जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो उसकी कम आवश्यकता है। और बीच वाले जो प्लांट होंगे उनमें क्या होगा, उनमें ना तो उन्हें बहुत अधिक तापमान, ना तो उन्हें बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, और ना ही उन्हें क्या है, ना ही वो प्रकाश के एब्सेंस में अपना ग्रो कर पा रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा it is theorized that the hormonal substance that is responsible for the flowering is formed in the leaves, which is subsequently migrate to the shoot apex and alter them into the flowering apex. This process of photoperiodism helps in studying the response of the flowering in a different crops plant when the duration of exposure to light is considered. क्या कहा गया है कि फोटोपिरियोडिज्म को दिन रात की अवधि के लिए पौधे की प्रतिक्रिया के रूप में कहा जा सकता है। यह सिद्धांत है कि फूलों के लिए जिम्मेदार हार्मोनल पदार्थ पत्तियों में बनता है। देखिए क्या आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लावरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होते हैं वो पत्तियों में बनते हैं, जो बाद में प्ररोह शीर्ष पर चला जाता है और उन्हें पुष्प शीर्ष में बदल देता है। यानी कि क्या होगा, पत्तियों में पहले हार्मोन बनेगा जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फूल बनने के लिए जिन हार्मोन की आवश्यकता है वो पत्तियों में बन रहे हैं। पत्तियों में बन के वो प्ररोह शीर्ष में गए और उन्हें पुष्पीय शीर्ष में उन्होंने बदल दिया है, यानी कि वहाँ पे अब फूलों का निर्माण शुरू हो गया है। दीप्तिकालिता की यह प्रक्रिया विभिन्न फसली पौधों में पुष्पन की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने में मदद करती है जब प्रकाश के संपर्क की अवधि पर विचार किया जाता है। तो देखिए इसीलिए हम आइडिया लगा सकते हैं, अगर कोई भी फसल वहाँ पे हम बो रहे हैं तो हम आइडिया लगाते हैं कि इस फसल में इस फसल की जो वृद्धि, अंकुरण कब इसमें होगा, फसल कब बड़ी होगी, वहाँ पे जो फ्लावरिंग है वो कब होगा, और मैचुरेशन कब आएगा किसी भी फ्लावर में, यानी कि परिपक्वन कब आएगा। तो कैसे हम पता लगाते हैं, इसी प्रकार से फोटोपिरियोडिज्म के ही द्वारा, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि किस प्लांट को कितने तापमान या कितने प्रकाश की आवश्यकता है। तो ये हमने देखा फोटोपिरियोडिज्म के बारे में। वर्निलाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं बसंतीकरण। चलिए अब हमने पढ़ लिया है कि फोटोपिरियोडिज्म क्या होता है। सेकंड हम बात करते हैं वर्निलाइजेशन यानी कि बसंतीकरण की। तो हमने क्या लिखा, हमने देखा वर्निलाइजेशन इज द फिनोमेनॉन वेयर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इन सम प्लांट इज आइदर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिपेंड ऑन द एक्सपोजर और टू लोअर टेम्परेचर। देखिए वसंतीकरण क्या कह रहा है कि वसंतीकरण सिंपल से इतनी बात कह रहा है कि जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, यही हमने पढ़ा है। वसंतीकरण वह घटना है जहाँ कुछ पौधों में फूल आने की प्रक्रिया मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से कम तापमान के संपर्क पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये अब हम जब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा था डे प्लांट और जो नाइट प्लांट के अलावा हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट। अगर हम यहाँ पे पीछे देखें तो डे प्लांट नाइट प्लांट से अच्छा हम इसे क्या कह सकते हैं, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट।
देखिए लॉन्ग डे प्लांट से मतलब है कि लॉन्ग डे प्लांट यानी कि जो लंबा दिन होगा, लंबे दिन से मतलब है कि यहाँ पे जो फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड के यानी कि प्रकाश का की जो अवधि है वो अधिक रहेगी। सिंपल सा मतलब है कि प्रकाश की अवधि कब रहती है ज़्यादा, हमने कहा गर्मियों में। गर्मियों में क्या होते हैं, जो दिन है वो बहुत बड़े होते हैं, यानी कि प्रकाश की अवधि ज़्यादा रहती है। शॉर्ट डे प्लांट में हमने क्या देखा, हमने कहा शॉर्ट डे प्लांट यानी कि जब प्रकाश की अवधि कम रहती है, जैसे कि सर्दियों में हमने देखा दिन छोटे होते हैं और प्रकाश की अवधि क्या होती है, कम रहती है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कम टाइम तक रहता है। तो वनिलाइजेशन में क्या है, हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट डे प्लांट होगा क्योंकि इसके लिए क्या है, कम तापमान की आवश्यकता है। अब कम तापमान लॉन्ग डे में तो नहीं आ सकता। लॉन्ग डे का मतलब है यहाँ पे गर्मियों का टाइम, गर्मियों के टाइम से मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की अवधि यहाँ पे ज़्यादा होगी। प्लस अगर हम देखें कि जो सूर्य की जो इंटेंसिटी है, यानी कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता को देखें तो वो बहुत अधिक वहाँ पे होती है। तो इसी प्रकार से हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो वसंतीकरण की जो घटना है उसमें क्या होता है, कुछ पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा इन पर्टिकुलर इट रेफर्स टू प्रमोटिंग द फ्लावरिंग प्रोसेस थ्रू अ पीरियड ऑफ अ लोअर टेम्परेचर, यानी कि विशेष रूप से यह कम तापमान की अवधि के माध्यम से फूलों की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए संदर्भित करता है। द प्रोसेस प्रिवेंट precocious productive development late in the growing season, which thereby enable the plant to have a sufficient time to attain maturity, यानी कि प्रक्रिया बढ़ते मौसम में देर से प्रजनन विकास को रोकती है, जिससे पौधे को परिपक्वता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। अब क्या होगा कि हो सकता है कि वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो पुष्पन की प्रक्रिया है उसमें क्या होती है, देरी होती है। तो देरी से क्या होगा, ये इसमें परिपक्वता क्या होगी, फिर देर से आएगी, यानी कि जब वहाँ पे एक सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, एक अनुकूल तापमान मिलेगा, तभी यहाँ पे पुष्पन की प्रक्रिया होगी और तभी वहाँ पे क्या होगा, प्रजनन की प्रक्रिया होगी। क्योंकि पहले पुष्पन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे प्रजनन की प्रक्रिया को देखते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, हमने देखा फोटोपिरियोडिज्म और वनिलाइजेशन के बारे में। आपको इसमें याद क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फोटोपिरियोडिज्म क्या होता है। नेक्स्ट लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है समझने की कि शॉर्ट डे प्लांट से सिंपल सा मतलब ये नहीं होता है कि जो पौधे गर्मियों में हो रहे हैं उसमें भी कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। वहीं शॉर्ट डे प्लांट में ऐसा नहीं होता कि वो पौधे सर्दियों में हो रहे हैं, बीच की भी एक स्थिति आती है। आपको पूरा एक साइकिल, जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने पूरी एक साइकिल देखी थी, किस प्रकार से वहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट्स को हमने क्या किया था, वहाँ पे डिफाइन किया था। आपको पूरा साइकिल वहाँ पे लर्न करना है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।